आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए आज की हमारी वीडियो है। खास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ग्लोबलाइजेशन का विषय है या फिर जिनका ग्लोबलाइजेशन की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएल के बीए प्रोग्राम्स के हों, इग्नू के बीए प्रोग्राम्स के हों या फिर और कहीं के भी हों। तो मेनली तो हमारा एसएल के जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उसका ये क्वेश्चन ऐसा है जो 110% ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एक आधा दुख का साल होता है जिसमें नहीं पूछा जाता, तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। देखो क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे जैसे आपका विजिबल हो रहा है कि आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतीकरण क्या होता है। देखो इसके बारे में पहली बात तो हमें बात करनी है कि या फिर श्रमिकों का प्रवसन। ये देखो तीन बात, एक तो आउटसोर्सिंग, दूसरा है आपका बाह्य स्रोतीकरण, तीसरी बात है श्रमिकों का प्रवसन। अगर ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मतलब समझ जाना तीनों क्वेश्चन आपके एक ही पूछे जा रहे हैं। साथ ही आपके क्वेश्चन या तो इसके लाभ के साथ पूछेगा या इसकी हानि के साथ पूछेगा। एक किस तरीके से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है, या इसका एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में श्रम प्रवसन और बाह्य स्रोतीकरण के प्रभाव किसे कहते हैं या क्या क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। दोस्तों अपने क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर किस हिसाब से आपको लिखना है, कितना लिखना है, ये हम आपको स्लाइड बाय स्लाइड एक के बाद एक हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे की वीडियो जैसे ही मैं आपके लिए अपडेट करूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि आउटसोर्सिंग जो है, जिसे हम बाह्य स्रोतीकरण भी कहते हैं, वो क्या होता है। देखिए आज अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको पता ही है कि भाई आपकी जो बुक है उसका नाम ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण आप कहते हो या भूमंडलीकरण वो भी है, तो आपको पहले कोई सा भी टॉपिक पढ़िए, सबसे पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से समझिए वो है क्या। उसके बाद आपको कोई सा भी टॉपिक आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप उसका बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकेंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का लिंक भी वही वैश्वीकरण पे आके जुड़ता है। पहली बात तो देखिए सर कि आउटसोर्सिंग जो है इसे हम कहते हैं वैश्वीकरण का गौण रूप। गौण का मतलब होता है छोटा। ये क्या है कि वैश्वीकरण का एक छोटा रूप है और हम देखते हैं कि 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद पूरी दुनिया में आपका पूंजीवाद फैलने लगा और वैश्वीकरण को भी बढ़ावा मिला। उसके साथ साथ जो आउटसोर्सिंग है इसको भी बढ़ावा मिला। यदि आपने 12th क्लास में किसी स्टूडेंट्स ने अगर जियोग्राफी पढ़ी है तो उसने व्यापार के चैप्टर में ये पढ़ा होगा आउटसोर्सिंग का अर्थ, कि आउटसोर्सिंग जो है वो एक तरीके से श्रम प्रवसन होता है जिसे हम ठेके पे देकर काम करवाना भी कहते हैं। तो 1990 के दशक से आगे से हम ये देखते हैं कि जो वैश्वीकरण के साथ साथ आपका आउटसोर्सिंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आउटसोर्सिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हमने आपके लिए एक अलग ही परिभाषा के रूप में आउटसोर्सिंग असल में है क्या। आउटसोर्सिंग उन सभी कंपनियों को कहा जाता है, उन सभी उद्यमों को कहा जाता है जो कि एक खुद की देश की ना होकर किसी दूसरे देश में होती है। जिस प्रकार आपके टीएनसीज होती है कि खुद अपने देश की नहीं होती बल्कि किसी अन्य देश की होती है, और आपके देश में वो क्या करती है कि अपने सस्ते व्यापार को संचालन करने के लिए या व्यापार से अधिक लाभ कमाने के लिए यदि आपके देश में वह अपने उद्यम स्थापित करती है तो उसे हम बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं, जिसे हम लगभग 50 से 70% तक हम वैश्वीकरण से और उसके साथ साथ टीएनसी के साथ जोड़कर देखते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि बाह्य स्रोतीकरण क्या होता है। एक बार आप उसे अच्छे से समझ लेंगे कि बाह्य स्रोतीकरण, देखिए दोस्तों कि ये वैश्वीकरण के आ जाने से जो आपकी विदेश की जो कंपनियां हैं आज क्या कर रही हैं, अपने देशों के अंदर उनका व्यापार जो है हो सकता है कि शायद थोड़ा महंगा होता है, जिसके लिए वो क्या करती हैं विदेशों में अपनी इंडस्ट्रीज लगाती है, वहां पर क्या करती हैं अपने ई वस्तुओं का उत्पादन करती है या उसको सेल करवाती है ताकि वहां से वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। जो ये बाह्य स्रोतन होता है जिसे हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, ये क्या है कि आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका केपीओ
और दूसरा होता है आपका बीपीओ। तो जो केपीओ होता है वो क्या होता है, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन, और जो आपका बीपीओ होता है वो व्यापार पर आधारित बाह्य स्रोतन कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको जानना है कि अब मेरे मन में कि भी क्या है हमारे यहाँ पर बाह्य स्रोतन का एक रूप, तो आप कॉल सेंटर को देख सकते हैं। कॉल सेंटर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि आज ये विदेश की जो कंपनियां हैं कॉल सेंटर के जरिए आपके देश में आई है, आपके देश में स्टैब्लिश हुई है। ये क्या कर रही है कि ये आपको फोन करती हैं या फिर आपको एडवर्टाइज करती है कि सर हमारी कंपनी क्या है कि इस चीज का प्रोडक्शन करती है या इसको बनाती है, आप इसे खरीदना चाहेंगे क्या। तो वो कंपनियां क्या होती है, ज्यादातर विदेश की होती है। वो क्या करती है, अपने मजदूरों को ना रखकर विदेशी देश जैसे विकासशील देशों के मजदूरों को रखती है, ताकि उन लोगों को क्या है कि थोड़ा कम हम अगर पैसा पे भी करें तो क्या है कि वो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक हो। उदाहरण के लिए कि कोई अमेरिका की कंपनी है, वो भारत में आती है और भारत में क्या करती है, अपनी इंडस्ट्री लगाती है और कॉल सेंटर भी खोलती है। साथ के साथ ये कहती है कि अब हमें इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उस कॉल सेंटर के जरिए क्या करती है, उसका एडवर्टाइज करती है। अगर वही कंपनी अगर अपने अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को रखेगी तो कम से कम उसे $1000 तो उसको पर मंथ के लिए पे करना ही पड़ेगा। अगर हम जितना भी देखें, $1000 का हम एस्टिमेट लेके चलते हैं। वही क्या है कि $1000 इस समय अमेरिका के जो भारत के आपके 60 से 70 हजार से कम नहीं है। यदि वो अपने किसी एक एम्प्लॉयर को रखती है अमेरिका, तो उसको अपने एम्प्लॉयर को 60 से 70 हजार पे करना पड़ेगा। लेकिन वही काम भारत के या विकासशील देशों में क्या होता है कि हम भारतीय मुद्रा के हिसाब से अगर बात करें तो वही आपके हद से ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक उसका वो काम पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार एक विदेशी कंपनी अपनी लागत को कम करने के लिए विदेशों में अपने व्यापार का संचालन करती है, उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करती है। इसे ही हम आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन कहते हैं। आगे की बात करते हैं कि बाह्य स्रोतन जो है, इसके मैंने बताया आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वैश्वीकरण के संदर्भ में इसके प्रभाव पूछेगा या इसके गुण या अवगुण, जिसे हम लाभ और हानि के रूप में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये लाभ और जो हानियां है ये इसी के रूप में से एक है। आज देखिए वैश्वीकरण के बारे में हम बात करते हैं जरा, कि वैश्वीकरण के आने से आज आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो ओपन हो चुकी है। तो जो आपका क्या है कि आउटसोर्सिंग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है कि आपके देश पे कोई बाहर की कंपनी आ रही है तो सबसे पहले क्या काम हो रहा है कि विदेशी निवेश में सबसे पहला प्रभाव ये पड़ रहा है, सबसे पहला लाभ आपके लिए ये हो रहा है कि लाभ और प्रभाव दोनों एक ही है। अगर आपके आ जाए तो ये आंसर लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आप ये लिखेंगे प्रभाव या लाभ का कि विदेशी निवेश में वृद्धि होना। तो सबसे पहला काम ये हो रहा है कि आपकी जो विदेशी निवेश है इसमें आपको वृद्धि हो रहा है। आज क्या हो रहा है कि विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में या फिर अफ्रीका के जो देश हैं उन देशों में हम देख रहे हैं ज्यादातर विकसित देश यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी जो MNCs है, TNCs है, इसको स्थापित कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल सकें। इसीलिए जो बाहर की कंपनियां क्या कर रही हैं, आज इनके देशों में आकर विकास के नाम पे यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगा रही हैं। अब वो इंडस्ट्री जब लगा रही है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, हमारे देश में जो विदेशी निवेश है वो बढ़ रहा है। जैसा कि पॉइंट आप देख भी पा रहे हैं, ये पॉइंट ये है कि बाह्य स्रोतीकरण के जो जरिए ज्यादातर जो विकासशील देशों में कंपनियों के साथ आज हम देख रहे हैं मेल मिलाप हो रहा है, और विकासशील देशों की तरफ हमें दिख रही हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो अपने काम को करती है तो उन्हें सस्ता श्रम सब चीजें मिल जाती है। और विकासशील देशों में ये फायदा होता है कि विदेशी जो निवेश है वो बढ़ जाता है। तो पहला फायदा तो हमारा ये होता है, पहला लाभ ये है और पहला प्रभाव फायदा दोनों हम क्या कह सकते हैं। जरा दूसरे प्रभाव और दूसरे फायदे के बारे में हम बात करते हैं कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था सुधरी। अब देखो FDI का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो आप कल तक का इंतजार करेंगे, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो FDI जो है इसके बारे में बात करते हैं कि देखो देशों में क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि उस देश में जो पहले मौजूदा अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो करेंसी है, जो पैसा है, वो तो है ही है, लेकिन इन MNCs के जरिए क्या हो रहा है कि विदेशों से भी पैसा इसको
मिल जा रहा है। जब विदेशों से देश को पैसा मिल रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था देश के और विदेश के दोनों की सहायता से पहले की तुलना में आपकी मजबूत हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट इसका यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी सुधार आ जाता है। जरा हम इसके तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि तीसरा पॉइंट्स आपका क्या है कि जो रोजगार है आपके, यानी जो एम्प्लॉयमेंट है, इसके आपके नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपके यहाँ पर कॉल सेंटर्स है। कॉल सेंटर क्या है कि विदेशी अगर कॉल सेंटर्स हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या लाभ हो रहा है कि वहां पर आज हमारे देश के नवयुवक बहुत से लोग क्या है कि वहाँ जॉब कर रहे हैं। उन जॉब के जरिए उनको क्या है रोजगार प्राप्त हो रहा है और उस रोजगार से उनका घर खर्च भी चलता है या और तरह की जो सुख सुविधाएं हैं वो उनका पूरा का पूरा प्रयोग कर पा रहे हैं। तो हमने क्या पाया इस पॉइंट्स में, हमने ये देखा कि हमें बाह्य स्रोतीकरण के कारण विदेशी कंपनी आपके देश में आ रही है और इंडस्ट्रीज लगने के कारण आपके देश में जो रोजगार की जो सुविधा है वो पहले की तुलना में बेहतर हो रही है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो दोस्तों आपका ये था। जरा आगे की बात करेंगे हम, पॉइंट्स क्या है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अपना आंसर पॉइंट्स में ही लिखें लेकिन नंबर ना डालें। नंबर ना डालने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि आप गलती से नंबर, जैसे अभी मैंने आपको बोलते बोलते क्या कर दिया, 3 की जगह 2 बोल दिया, अगर आपने नंबर भी गलत बोल दिया लिख दिया तो उसका गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो गलत इंप्रेशन पड़ता है, साथ ही साथ कई बार आपके होते हैं कि पॉइंट आपने बहुत अच्छे से बड़े लेंथ से एक्सप्लेन किया होता है लेकिन वो आप 2 ही पॉइंट याद रह पाते हैं, आपको 1 ही पॉइंट याद रह पाता है, 3 ही पॉइंट याद रह पाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका आंसर क्या लगेगा, इसमें 3 ही पॉइंट लिखें। इसीलिए आप स्टार बना के लिखिए, पॉइंट्स बनाने से बचिए। पॉइंट बनाने से बचने का मतलब है नंबर डालने से बचिए, पॉइंट में ही आंसर रहेगा आपका। जैसे चौथे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्या पॉइंट आता है कि चौथा है कि आज हम इसके बारे में शुरू से ही बात कर रहे हैं और ये इसी पे पूरा बेस्ड है, चौथे पॉइंट के ऊपर ही, कि वस्तुओं की लागत में कमी आ रही है। जो वस्तु है, अब देखिए दोस्तों, अब वही अमेरिका की कोई कंपनी अगर हमारे देश में अमेरिका से कोई अपना सामान बेचती बेचने में तो कितने प्रकार के उसे टैक्स लगाने पड़ते हैं। और टैक्स लगाने की भी बड़ी बात यह है कि भैया वो वस्तु क्या है आपको बहुत ज्यादा महंगी मिलती। आज क्या है आपके देश में बाह्य स्रोतन के जरिए कंपनी आ रही है तो सिर्फ उन कंपनियों का ही काम सस्ते में नहीं हो रहा बल्कि आपके देशों में भी वो वस्तुएं अगर आप खरीदते हैं तो आपको कम कीमतों में मिल रही है। तो सबसे बड़ा एक पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर लिखेंगे। और आप इसको क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे मैंने आपको इस तरीके से लिखवाए हैं या इस तरीके से मैंने बताए हैं कि उसको आपको सीरियल वाइज एक के बाद एक लिखना है ताकि आपको क्या है कि अच्छे मार्क्स मिल सके, याद करने में आपको आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अगले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या फायदा है हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान नहीं हुआ। अगला फायदा ये हुआ है हमारे, देखते हैं हम अपनी अगले पॉइंट में, कि मजदूरों के प्रति जो प्रशिक्षण है उनका प्रशिक्षण भी हुआ है। मजदूरों का प्रशिक्षण, देखो पहले क्या होता था हमारे देश में, किसी को जॉब मिलती थी, नॉर्मली जॉब मिल जाती थी, चल व्हीकल से काम पे आ जाओ, काम करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या है कि कोई भी टीएमसी है या एमएनसी, हम बाहर की कंपनी में भी काम करते हैं तो उसमें मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मजदूरों को बकायदा सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आपको काम करना है, किस प्रकार से आपको काम नहीं करना, उसकी ताकि कार्य की क्षमता जो है, उसकी कुशलता वो भी बेहतर हो और वो क्या है कि उन गलतियों को करने से बचे जो उससे हो सकती है। तो ये पॉइंट आपका इस पे बेस्ड है। अगला है ज्ञान आधारित जो कार्य हैं उसमें वृद्धि होती है। जो ज्ञान आधारित कार्य है उसमें क्या वृद्धि होती है कि आज देखो हमारे देशों में आउटसोर्सिंग के जरिए क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी तकनीकें आ रही है और ज्यादातर जो काम है आपका किस प्रकार से हो रहा है, मशीनीकरण पर आधारित होता जा रहा है। ज्यादातर हमें काम के लिए क्या चाहिए, अब मशीनों के हम आदी होते जा रहे हैं। तो ये तो हमारा एक तो बैड पॉइंट भी है, लेकिन हमारे काम में ये फायदा है, ये हम लाभ में लिख सकते हैं कि हम ज्यादातर चीजें क्या है कि अब हमें रिकॉर्ड के तौर पर इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। इतना अच्छा हमारे पास अवसर है कि हम क्या इन टेक्नोलॉजी जो तकनीक है आपकी, इन सबका हम यूज करके उसको बेहतरीन ढंग से रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बाह्य स्रोतन जो है उसके अवगुण क्या होते हैं। अवगुण का सबसे बड़ी इफेक्ट है, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है कि बाहर की जो देश है, जो एमएनसी है, टीएनसी है, टीएनसी एमएनसी में इसलिए बोल रहा हूँ, ये टीएनसी का चैप्टर नहीं है। आप यूं ना सोचना कि सर टीएनसी हमें इसमें पढ़ाने लगे, ये टीएनसी का चैप्टर नहीं है। पर बाह्य स्रोतीकरण जो बाहर की कंपनी हमारे देश में आ रही है वो एमएनसी टीएनसी ही है। तो आपको उसको भी समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए अलग से वीडियो बनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब जानते ही हैं कि इम्पोर्टेंट है वो, तो उसको भी जरूर देखें, बिना देखे एग्जाम में ना जाए।
तो देशों की जो अर्थव्यवस्था है, हम देखते हैं उस पर बाहर की अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि भाई आज इन बाह्य स्रोत उपकरण ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। आज हमें कपड़े खरीदने तो इन ब्रांडेड मतलब महंगी कपड़े की जरूरत है। दूसरी बात, हमें खाना खाना है, कुछ पार्टी करनी है, कुछ मूवी देखनी है, पी एवेंजर्स देखनी है, तो लोगों का बड़ा क्रेज रहेगा। तो भाई विदेशी फिल्में देखनी है, विदेशी कपड़े पहनने हैं, ठीक है। मतलब आपका क्या है कि हम चारों तरफ से इससे गिरते जा रहे हैं। आज की हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था और जो सामाजिक आर्थिक जो पूरा का पूरा माहौल है वो इस पे आधारित होता जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था, वो बाहर के लोग हमें किस प्रकार से रहना है, हमारा जो कल्चर है किस प्रकार से चेंज होते जा रहा है, ये पॉइंट्स इस पे बेस्ड है। दूसरी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम। देखो, बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं हमारे देश में और मशीनों का व्यापक प्रयोग होने से क्या हो रहा है, आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी में वृद्धि का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं और हमारा जो देश है या और भी जो विकासशील देश है उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि प्रत्येक देश का नागरिक जो है अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सके। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता तो वो क्या करता है, छोटे मोटे क्रियाकलाप करता है। और छोटे मोटे क्रियाकलाप क्या है, ये कब तक ही अच्छे से चल सकते हैं, जब तक इन पे कोई बड़ी कंपनियां, बड़े आपको जो कंपनियां हैं वो सस्ते दामों में चीजें ना प्रोवाइड करें। जिस दिन वो प्रोवाइड करवाने लगती है, आपकी जो गुणवत्ता है वो खराब होती है और आपकी वो जो रोजगार के जो साधन है, छोटे मोटे जो उद्योग के, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका बैड इंप्रेशन पड़ा है इस चीज पे। अगली बात करते हैं कि हम देश की पूंजी का बहाव कहाँ हो रहा है, विदेशों में हो रहा है। आज विदेश की कंपनी हमारे में इंडस्ट्रीज लगा रही है तो पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा उनके साथ बाहर चला जा रहा है पैसा। तो वो देश आया है आपके देश में अगर इन्वेस्टमेंट करने तो उसका मतलब क्या है, वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो आपके देश में थोड़ी ना लाएगा। उसका जो भी गेन होगा तो वो कहाँ लेके जाएगा, वो बाहर लेके जाएगा। तो इसका ये एक बैड इंप्रेशन है, इसको भी आप लिख लेंगे। इसका बैड इफेक्ट क्या है, मजदूरों के प्रति शोषण में वृद्धि। मजदूरों के प्रति शोषण में वृद्धि में क्या हुआ है, जरा इसके बारे में देखेंगे। आज देखिए कि क्या है कि मजदूर जो पहले होते थे, मजदूर संगठन, अगर हमारे देश की कोई इंडस्ट्रीज होती थी तो ऐसे ही किसी बिना रीजन के हम किसी मजदूरों को नहीं निकाल सकते थे। लेकिन आज हमारे देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। विदेशी कंपनीज जो है उनमें अगर हम काम करते हैं और वो हम लोगों का शोषण करते हैं, अगर हमें से कम पैसे में बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है तो क्या हमें बुरा इफेक्ट आता है हमारे ऊपर कि हम उसका जैसे ही विरोध करते हैं तो क्या होता है कि हमें वैसे ही झट से निकाल दिया जाता है। तो आपको क्या है कि उनके हिसाब से रहना पड़ता है। अगर नहीं रहना चाहते तो ऐसा आपको नहीं होता, आपको निकाल दिया जाता है। तो ये इसका मजदूरों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।